हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान देखेंगे, जिसमें बल तथा दाब के बारे में समझेंगे। वन बाय वन टॉपिक लेते हैं। पहले बल को पकड़ेंगे, फिर बल वाले टॉपिक को पूरा समाप्त करके फिर दाब वाले को शुरू करेंगे। तो ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और इसकी जो परिभाषाएं हैं वो सारी परिभाषाएं आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी लिखी लिखी हुई। आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं उनको मैं समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे परिभाषा लिखूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक को आपको समझाते हुए चलेंगे। और जो आपका नोट्स होगा इसका पूरा डिफिनेशन के साथ, वो लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों में। और हम आगे चलते हैं, अपने बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बल देखते हैं, बल क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे बल क्या है। तो बल को समझ लेते हैं, फिर बल के प्रकार को समझेंगे। बल बल वह धक्का या खिंचाव है। कुछ बच्चे तो बस देखो क्या बताते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। तो इतना ही डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन सही है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं बोलना है, हमें बोलना कितना है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे देखो, कोई वस्तु रखी है, हमने इस पे बल लगाया, इसकी स्थिति तो परिवर्तित हो गई। देखो ये है हमारा दीवार है, हमने इस पे बल लगाया, इसकी स्थिति परिवर्तित हुई नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इस पे बल लगाया, इसकी स्थिति नहीं परिवर्तित हुई, तो ऐसे पिंड को हम बोलते हैं दृढ़ पिंड। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और समझते हुए चलेंगे। दृढ़ पिंड क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। दृढ़ पिंड वह पिंड, दृढ़ से मतलब समझ में आता है कि दृढ़ मतलब मजबूत कठोर, अर्थात दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर बल लगाने पे भी वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता। तभी तो मजबूत होगा, दृढ़ होगा। देखो बल लगाने पे भी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, तो ये जो दीवार है हमारा क्या है, दृढ़ पिंड है। ठीक है, तो आप बल को समझ गए, दृढ़ पिंड को समझ गए। बल के प्रकार को समझेंगे। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क बल होता है। संपर्क बल बच्चे कक्षा 9 में क्या होता है, संतुलित और असंतुलित बल लेके शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी टॉपिक मैं ऊपर से लेके चल रहा हूं ताकि आपकी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो। संपर्क बल और असंपर्क बल। असंपर्क बल, संपर्क बल में कौन कौन से आते हैं भाई। संपर्क बल पहले देखेंगे। संपर्क नाम से ही क्लियर है, संपर्क ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आके लगाया जाता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, जैसे हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच में और जमीन के बीच में जो लगता है वो घर्षण बल। घर्षण बल समझ लो सिंपल सा क्या है, दो तलों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अर्थात वे सारे बल जो संपर्क में आके लगाए जाते हैं संपर्क बल में रखे जाते हैं। ऐसी वस्तुएं जो किसी वस्तु के संपर्क में आके लगाया जाता है उसे संपर्क बल। वह बल जो बिना संपर्क में आए कार्य करता है, ऐसे बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे असंपर्क बल में आपका आ जाता है चुंबकीय बल। क्या आ जाता है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आप समझ गए। चुंबक को आप लोग समझेंगे अच्छे से, क्लास 10th में विद्युत पाठ पढ़ाया जाएगा तो उसमें चुंबक बताया जाएगा अच्छे से। दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा और 11 में भी पढ़ेंगे। तीसरा होता है हमारा विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल या विद्युतीय बल। तो ये सब देखो, चुंबक क्या होता है, किसी वस्तु के पास में नहीं जाता फिर भी बल लगा के अपनी तरफ खींच लेता है। संपर्क में नहीं गया फिर भी खींच लिया। गुरुत्वाकर्षण जैसे देखो ये है हमारी कोई चीज, यहां से हमने इसको छोड़ा, बीच में कुछ नहीं था, फिर भी ये पृथ्वी अपनी तरफ क्या की, आकर्षित कर ली। बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल ऑटोमेटिक नीचे चली जाती है, अर्थात पृथ्वी एक आकर्षण बल लगा के खींचती है। ठीक है, तो ये संपर्क में नहीं होते हैं फिर भी कार्य करते हैं। विद्युत बल भी सेम उसी तरीके से, विद्युत भी काम करता है, संपर्क में नहीं जाता फिर भी बल लगा के अपनी तरफ खींच लेता है। तो हम समझ गए संपर्क बल और संपर्क बल के बारे में। बल भी समझ गए, बलवा धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल लगाने पे जो अपनी स्थिति परिवर्तित न करे दृढ़ पिंड कहलाता है।
संपर्क बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आके लगाया जाए, असंपर्क बल जो बिना संपर्क में आए लगाया जाए। ठीक है, अब संपर्क बल में बहुत सारे बल आते हैं, सबको वन बाय वन करके हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतुलित बल। संतुलित बल, फिर देखेंगे हम लोग असंतुलित बल। असंतुलित बल, संतुलित बल का मतलब क्या हुआ, देखो संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था का मतलब जैसे हमारा क्या है, मार्कर है, इसको हमने इस तरीके से रखा बीचों बीच, देखो इस संतुलन की अवस्था में, अर्थात इसका जितना भार इधर है उतना ही भार इधर है। तो या अर्थात इसका परिणामी बल कह सकते हो, परिणामी बल शून्य है। परिणामी बल का मतलब जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है। तो मान लीजिए 2 न्यूटन का लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है, तो 2 में से 2 गया 0, अर्थात जिसका परिणामी बल शून्य होगा वह संतुलित बल, जिसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा वह असंतुलित बल। जैसे तराजू है, इसमें हमने 2 किलो रखा, इसमें हमने 3 किलो रखा, तो उसकी स्थिति कैसी होगी, ऐसी होगी। तो यह संतुलन की अवस्था में है, नहीं है, उसे असंतुलित बल कहेंगे। संतुलित बल जैसे 2 किलो इधर 2 किलो इधर, ऐसे उठाए तराजू डंडा सीधी है, तो उसका हमारा क्या है, संतुलित बल है। कोई लड़का आया 2 न्यूटन की बल से मुझे इधर से खींच लिया, मैं कैसे हो जाऊंगा, ऐसे। फिर कोई लड़का आया इधर से 2 न्यूटन के बल से खींचा, मैं सीधा हो जाऊंगा। तो 2 - 2 अर्थात 0, अर्थात परिणामी बल शून्य, तो ये संतुलित बल। 2 न्यूटन के बल लगा है इधर, मैं ऐसे हूं, 4 न्यूटन के बल से इधर खींच दिया, मैं इधर लटक गया, फिर भी असंतुलन की अवस्था में हूं, असंतुलित बल। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। जैसे ये मार्कर है, मैं बीच में रखा तो संतुलन की अवस्था में था, मैं इधर रख दूं तो ये क्या होगा, गिर जाएगा तुरंत, मतलब असंतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, संतुलित बल, असंतुलित बल क्लियर हो गए। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा इसके प्रकार में ही चलेंगे। आपका घर्षण बल भी समझ लेते हैं। घर्षण बल में भी बहुत सारे बल आते हैं, लेकिन वो सब हाई लेवल के हैं। घर्षण बल के बाद इसी में लोटनी घर्षण आता है, सीमांत घर्षण आता है, आनत तल पे घर्षण आता है, स्थैतिक घर्षण आता है, लेकिन हम सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ घर्षण बल की बात करेंगे। घर्षण बल क्या होता है, 2 संपर्क तल, जैसे एक तले है एक तले है, 2 संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल करते हैं। जब हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। 2 पत्थर लेकर टकराते हैं, चिंगारी उत्पन्न होता है, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। हम लोग पैदल चलते चलते थक जाते हैं, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल एक तरीके से रुकावटी बल है। जैसे आप चलते चलते थक जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पैरों के बीच में और जमीन के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, कोई मेज पे बुक रखी है, मैं हमने उसको इधर से उधर घसका दिया, बुक कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है, क्यों, क्योंकि घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल क्या करता है, रोक लेता है उसे। जैसे कोई मोटी चक्का का साइकिल वाला है, कोई पतली चक्का साइकिल वाला है, अगर दोनों लोग साइकिल चलाएंगे तो मेहनत ज्यादा किसे लगेगी, मोटी चक्का वाले को, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो उसके क्षेत्रफल, जितना टायर का क्षेत्रफल है उतने दूर पे आपका क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल लगेगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी आपकी। घर्षण बल अच्छा कम होने पर क्या होता है, घर्षण बल यदि कम हो जाएगा तो आप स्लिप बहुत जल्दी कर जाएंगे, छटक जाएंगे, गिर जाएंगे आप स्लिप स्लिप करके। जैसे शीशा है, उसको हम तेल लगा दें, उसी पे तेल लड़ा दें और फिर कहीं आप उस पर दौड़ के जाइए, क्या करेंगे आप, देखेंगे तुरंत गिर जाएंगे स्लिप करके। बारिश हुई है, काई लगा है कहीं पे, वहां पे भी आप क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां घर्षण बल बहुत कम होता है। ऐसे ही मोड़ पे घूमते वक्त हम लोग अधिकांश करके गिर जाते हैं, उसका रीजन क्या, जब मोड़ पे आप घूमते हैं तो जो टायर होता है उसका कुछ ही भाग जमीन को टच करता है, और जहां घर्षण बल कम होता है वहीं से हम तुरंत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल समझ गए कि 2 संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, सिंपल। अब हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है, थोड़ा बल पढ़ रहे हैं तो इसमें 1-2 टॉपिक बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बलों को कवर कर लेंगे हम। अभिकेंद्री बल का मतलब क्या हुआ, अभि मतलब अंदर, केंद्री मतलब केंद्र की ओर। अभिकेंद्री का मतलब एक केंद्र है हमारा, ऐसा बल जो केंद्र की तरफ कार्य करता है, ऐसा बल जो किसी के केंद्र की तरफ कार्य करता है उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। नाम से क्लियर, ध्यान से समझिए। अभिकेंद्री मतलब जो अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ कार्य करता है, ऐसा बल जो केंद्र की तरफ कार्य करता है उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल समझिए,
मौत के कुएं में मोटरसाइकिल वाले का चलाना, जो मौत का कुआं होता है उसमें मोटरसाइकिल वाला कैसे चलाता है, इस तरीके से, और उसी पे रोटेट करता रहता है। अगर वहां पे वो ब्रेक मार दे तो क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि अब केंद्रीय बल कम हो जाएगा उसका, अब केंद्रीय बल एकाएक घट जाएगा तो तुरंत गिर जाता है। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते, ऊपर नचा के फिर नीचे आते हैं तब जाके रोकते हैं। दूसरी चीज, बचपन में हम लोग बहुत चेका बांध दीजिए रस्सी से और रस्सी को घुमाइए ऐसे ऐसे, सारा बल कहाँ काम करता है, आपकी हाथ पे, हाथ, क्योंकि यही केंद्र है जहां से आप पकड़ के घुमाते हैं, यही केंद्र है, तो सारा बल कहाँ कार्य करता है, यहाँ पे कार्य करता है। आप लोग बहुत सारी और प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो एक छोटी सी बाल्टी लीजिए, पानी से भर लीजिए, उसको पकड़िए और जोर से घुमाइए, आप क्या देखते हैं, पानी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि जबकि आपके हाथ का और पानी का, बाल्टी का, आप केंद्रीय बल बराबर रहेगा, पानी नहीं गिरता है, और जैसे ही आप रोकते हैं गिर जाता है, क्योंकि अब केंद्रीय बल घट जाता है। तो अब केंद्रीय बल क्लियर हो गया होगा। अभी केंद्रीय बल का मतलब हो गया ऐसा बल जो केंद्र की तरफ कार्य करता है, उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब हम थोड़ा, एक और बल है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। लेकिन एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कभी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको जाहिर सी है बात है कि कुछ न कुछ क्या बहुत सारा कुछ आप लोगों को नॉलेज जरूर से जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करिए। अपकेंद्री बल थोड़ा अंग्रेजी शब्द है, नाम इसमें क्या मतलब ऊपर, केंद्रीय मतलब केंद्र से, समझ लीजिए ऐसा बल जो केंद्र से ऊपर की तरफ कार्य करे, ठीक इसी का अपोजिट, इसमें केंद्र के नीचे मतलब केंद्र के अंदर की तरफ कार्य कर रहा था, इसमें केंद्र से बाहर की तरफ कार्य कर रहा है। ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है उसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे मंठा महना, मंठा का हम लोग जब छोड़ी बीच में घुमाती हैं औरतें जब छोड़ी बीच में घुमाती हैं, मक्खन देखोगे ऊपर आ जाता है। आप लोग भी करते हो, क्या करते हो, हिपोलिन लेते हो, निरमा लेते हो, कपड़ा साफ करने के लिए आप लोग क्या करते हो, बाल्टी में डाल के घुमाते हो, झाग क्या होता है, ऊपर आ जाता है। ऐसा बल जो केंद्र से ऊपर की तरफ कार्य करता है उसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। एक बल और होते हैं छद्म बल, बल तो अभी बहुत सारे हैं। छद्म बल का मतलब हुआ आभासी बल। आभासी बल क्या होता है, वह बल जैसे कि आभास हो, जैसे हवा, हवा जो हमारे ऊपर बल लगाती है उसे आभास करते हैं, तो उसे आभासी बल या छद्म बल बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बल क्या है, संपर्क बल, असंपर्क बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ी सी बात हम चलेंगे न्यूटन की तरफ, लेकिन उससे चलने से पहले हम गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गुरुत्वाकर्षण बता सकते हैं? बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल को समझने से पहले हम गुरुत्व बल को समझेंगे कि गुरुत्व बल क्या है। गुरुत्व बल क्लियर होगा तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगा। अब गुरुत्व बल क्लियर करने से पहले दो चीजें और हम देखेंगे कि भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भार क्या है। भार का डिफिनेशन मेनली हमें नहीं लगता कोई बता पाएगा, लेकिन गुरुत्व बल का बहुत लोग बता सकते हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं भाई? देखो, गुरुत्वाकर्षण बल का डिफिनेशन जो देते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, और गुरुत्व बल को ही भार कहते हैं। गुरुत्व बल को ही क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अब देखो, जमीन पे हम खड़े रहते हैं, पृथ्वी खींच के रखी है तभी तो हम खड़े हैं, और जब खड़े रहते हैं तो वजन करते हैं, कहते हैं हम 60 किलो है, 70 किलो है, तो हम बता देते हैं। अब द्रव्यमान क्या है? कोई पदार्थ, कोई वस्तु जिन पदार्थों या कणों से मिलकर बनी होती है, कोई भी वस्तु जिन पदार्थों या कणों से मिलकर बनी होती है उसे उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम बता सकते हैं कि हमारा ये देखो मांसपेशी है, कोशिकाएं हैं, सारी चीजें से मिलकर जल, वायु
और नाखून है, मांसपेशियां, जितनी चीजें हैं सब मिलके बनी हुई है, वो किसके कारण है? द्रव्यमान के कारण है इसमें। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो लगभग कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा कहेंगे कि भार जो है वो हमेशा बदलता रहता है, द्रव्यमान हमारा कभी भी नहीं बदलता। ये बदलता रहता है, भार जो है वो बदलता रहता है, द्रव्यमान हमारा नहीं बदलता। जैसे हम यहाँ 60 किलो के हैं, चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 होता है, मतलब हम वहां 10 किलो के रह जाएंगे। पानी में जाने पे हमारा भार हल्का हो जाता है। पानी में कोई वस्तु डूब रही है, आप बाहर से छोटा बच्चा भी चाहे तो उसे खींच सकता है, क्योंकि पानी में हमारा भार हल्का हो जाता है। ठीक है, भैंस पानी में डूब रही है, आप उसका पूंछ पकड़ के खींचो, देखो बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो अर्थात अब पानी में जाते हो तैरने तो ऐसा कुछ होता है क्या कि आपका हाथ कट के बाहर निकल जाए? नहीं होता है ना। तो इसका मतलब द्रव्यमान हमारा वही रह जाता है, लेकिन भार जो है वो बदल जाता है। तो सिंपल सा चीज है, कोई पूछे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बोलेंगे भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। भार सभी जगह पे अलग अलग होता है। लिफ्ट में जाने पे भार ऊपर जाने पे बढ़ जाता है, नीचे जाने पे घट जाता है, और लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो भार शून्य हो जाता है। तो भार बदलते रहते हैं लेकिन द्रव्यमान हमारा नहीं बदलता। अब गुरुत्व बल आप समझ गए होंगे क्या, कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? गुरुत्वाकर्षण बल की बात समझ में आई? हाँ ठीक। अब देखो, क्योंकि अगर ये कहते हैं पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तो फिर क्या मंगल ग्रह पे जाते तो वहां इसकी परिभाषा बदल जाती? आप कहते कि मंगल ग्रह जिस वस्तु मंगल ग्रह जिस आकर्षण बल से अपनी केंद्र की ओर खींचती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बुध ग्रह पे जाते तो वहां अलग डिफिनेशन कहते। इसलिए इसका डिफिनेशन है कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल या भार कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में समझेंगे। ठीक है, दाब भी है, सिंपल सा है, दाब समझ सकते हैं। दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पे अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे पंप से हवा भरना, पंप लेते हैं हम लोग, हवा भरते हैं एक ही जगह पे, तो हम लोग अभिलंबवत लगाते हैं, मतलब सीधी जैसा सीधा लगाते हैं, सीधा सीधा, उसी को दाब कहते हैं। दाब क्या है पहले इसको समझ लीजिए। दाब हमारा क्या है? मतलब अभिलंबवत। ठीक है, किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, ध्यान से सुन लीजिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। जैसे पंप से हवा का भरना या सीधे कूदना, ये सब हमारे क्या है? दाब है। अब दाब में एक चीजें बहुत पूछी जाती है कि जैसे दलदल है तो दलदल में कहा जाता है लेटने की सलाह दी जाती है। अगर दलदल में आप फंस गए तो आपको बताया जाता है कि आप लेट जाइए। क्यों? क्योंकि आपका भार, देखो जब दलदल में आप जाते हो अगर सीधे खड़े हो तो सारा भार एक ही जगह पे लगता है, तो एक ही जगह पे लगेगा, दाब अधिक होगा। क्योंकि दाब अधिक होगा तो आप नीचे अधिक जाओगे, क्योंकि सीधे खड़े हो, अभिलंबवत खड़े हो, इसी को अभिलंबवत बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल, एक ही क्षेत्रफल पे, छोटे जगह पे एक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत मतलब सीधे लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो दाब ज्यादा लगेगा तो आप जल्दी धंस जाओगे, तो इसलिए लेट जाओगे जब, तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा? खड़े रहोगे, दाब हमारा क्या होगा? एक ही जगह लगेगा। जब लेट जाओगे क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो थोड़ा 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 हर जगह दाब लगेगा, तो दाब एकदम कम लगेगा, इसलिए आप नीचे कम जाओगे। ठीक है, तो ये दाब की बात हुई। अब हम समझेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने गति विषयक मुख्य रूप से 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति विषयक मुख्य रूप से 3 नियम दिए। पहला नियम, प्रथम नियम, ऐसे भी पूछता है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम कौन समझेंगे?
जड़त्व का नियम क्या होता है? देखो, यदि कोई वस्तु, ध्यान से समझना, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, मतलब चल रही है, तो गतिशील ही अवस्था में रहना पसंद करती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। बाह्य बल मतलब बाहर से कोई बल न लगे। फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा हो। ठीक है, यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। जैसे आप लोग बस में खड़े रहते हैं, बस वाला एक ब्रेक मारता है, आप लोग क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलने लगते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप स्थिर अवस्था में थे, बल ब्रेक मारने पे गाड़ी के द्वारा आप पे क्या लगाया गया, एक बाहर से बल लगाया गया, जिससे आपकी सारी स्थिति परिवर्तित हो गई, आप गति की अवस्था में आ गए। जो लोग बैठे रहते हैं उनका सर ऑटोमेटिक आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये सब हमारे क्या है, जड़त्व के नियम है। जैसे कंबल है, इसमें धूल के कण है, मैंने डंडे से प्रहार किया, विरामावस्था में थे, वो गिरने लगते हैं, गति की अवस्था में आ जाते हैं। कोई लड़का है, साइकिल चलाते हुए जा रहा है, अब दौड़ के गए, उसको पकड़ के खींच लिया, उसकी स्थिति कौन सी थी, गति की अवस्था में था, आपने बाहर से बल लगाया, उसे खींच लिया तो रुक गया, स्थिति परिवर्तन हो गई। तो देखो, आप बाहर से बल लगा रहे हो तो वही चीज, यदि कोई वस्तु गतिशील है, कोई लड़का खड़ा हुआ है, आपने गए ढकेल दिए, स्थिर अवस्था में थे, आपने बाहर से बल लगा दिया, उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। तो सिंपल सा जड़त्व का नियम समझ गए, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अब देखो, जड़त्व के नियम में भी तीन तरह के होते हैं भाई। जड़त्व हमारा क्या, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था मतलब जो स्थिर अवस्था में था, बाहर से बल लगाओ। गति की अवस्था में जो गति की अवस्था में था, बाहर से बल लगा के रोक लो। दिशा का जड़त्व अलग चीजें हैं, वो इंटर में पढ़ेंगे। दूसरी नंबर पे आती है हमारी दिशा का जड़त्व, भी समझना चाहो, जो दिशा में आपका कार्य करे उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं, सिंपल। दूसरा आता है हमारा नियम, बल का नियम। बल का नियम, तो बल का डिफिनेशन तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव जो किसी की स्थिति को परिवर्तित कर देता है, करने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें हम बल के नियम में समझेंगे। बल का नियम न्यूटन के, या तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, F बराबर यमई। यम क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। और ए क्या है हमारा, त्वरण है, और F क्या है हमारा, बल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को, देखो दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है, अर्थात द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से भी परिभाषा आप दे सकते हो, F बराबर ma, सूत्र होता है F बराबर ma, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तीसरा नियम आता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में हम समझेंगे, देखिए, यदि हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं, यदि हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर प्रक्रिया करती है, परंतु विपरीत दिशा में। जैसे हमने बॉल को दीवार पे मारा और बॉल वापस आ जाती है, मैंने दीवार पे जो किया वो क्रिया, दीवार ने जो हमारे ऊपर किया वो प्रतिक्रिया। जैसे हमने किसी को थप्पड़ मारा तो क्या होता है, उसको तो दर्द होता ही है, साथ में मुझे भी दर्द होता है। नहीं आवाज हो तो दीवार को मार के देख लो, दीवार पे मारोगे दीवार को लगेगी चोट, आप दीवार के द्वारा आपको भी लगेगी चोट। आपने जो किया वो क्रिया, उसने जो किया वो प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इस पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में तैरना न्यूटन के किस नियम पे आधारित है, तो सिंपल बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया पे। क्योंकि देखो, पानी में जब हम तैरते हैं तो हम पानी को पीछे हटाते हैं, पानी हमें आगे करती है, तो यही हमारी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, नाव से उतरना न्यूटन के किस नियम पे आधारित है, तो सिंपल सा कहेंगे भाई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तृतीय नियम। क्योंकि जब हम नाव से उतरते हैं, हम आगे जाते हैं, नाव पीछे चली जाती है। तो आई होप, आशा करता हूं कि ये चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आगे आप लोगों के लिए आपके जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारी परिभाषाएं आपको लिख के मिल जाएंगी। तो सारी चीजें आप लोग समझ लिए कि बल क्या है,
और बल के प्रकार में आप लोग बल समझने पे दृढ़ पिंड आपने समझा, उसके बाद संतुलित बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, उसके बाद आपका आ गया घर्षण बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, उसके बाद आपने समझ लिया होगा थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में, गुरुत्वीय बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, फिर न्यूटन की दाब समझ लिए, फिर न्यूटन की गतिशील नियम में हमने जड़त्व का नियम, बल का नियम और क्रिया का नियम समझा। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनकी भी जागरूकता बढ़ सके और हमारा भी उनसे संपर्क बढ़ सके। धन्यवाद। आप लोग इसे पीडीएफ मतलब पीछे इसकी शॉट ले लीजिए अपने परिभाषा का और लिख लीजिए। धन्यवाद।